हाँ। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और आज जो है हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड दोनों को एक साथ जो है एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। और सबसे बड़ी बात है कि एसएससी बोर्ड में पहला चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड में लास्ट चैप्टर है, और इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना। और चैप्टर नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में एक ही चैप्टर का नाम है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात है तो सबसे पहले ये जाना जाए कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सोचना। क्योंकि कुछ चीज़ों को सोचेंगे, जानेंगे तो थोड़ा सा स्टडी करने में आपको आसानी होगी। ज़रा सोचा जाए कि आपके स्कूल में ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताइए कितनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आपका आंसर आएगा सर एक रूम रहेगा तो काम चल जाएगा। तो अभी पूछा जाए आपसे कितने 100 कितने 1000 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि 100 की क्या ज़रूरत है, हज़ारों की क्या ज़रूरत है, एक टीचर से काम चलेगा। यदि रूम की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि एक रूम में भी हो जाएगा। लेकिन यदि वहीं पे आपको यदि मान लिया जाए कि 1000 यानी 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो रूम की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी कहा जाए कि सबकी प्रॉपर्टी बच्चों की अलग अलग है, कुछ मैच भी कर रहा है, कुछ नर्सरी के हैं, कुछ 1, कुछ 2, कुछ 5, 6, 7, कुछ +1 के हैं, कुछ +2 के हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, सबके लिए एक अलग अलग क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखते होंगे क्लास के आगे क्लास 10, 11, 12 नर्सरी लिखा रहता है ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट की वजह से, कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है आप कहते हैं कि नहीं क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। वैसे ही इस एलिमेंट्स में भी है, इस पीरियोडिक टेबल में भी है कि स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट्स थे जो बहुत कम थे और उस समय उसके बारे में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे पढ़ लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, प्रॉब्लम होती गई, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ जो है पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है लेते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है हमारा एक होगा पहला, पीरियोडिक टेबल। नोट किया जाए, कुछ पेपर ले लीजिए, एक पेन, ताकि आपका क्वेश्चन जो है साथ साथ चलता रहे, ताकि समझ में भी आए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल। दूसरा क्वेश्चन है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसमें मतलब ये है कि ये डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल में क्रिएट करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे या किस किस तरह के लॉ जो है क्रिएट किए गए उसके बारे में। तो इसमें जो है आज हम लोग पहला केवल एक ही पढ़ेंगे, डोबराइनर-ट्रेट्स लॉ के बारे में। और ये डोबराइनर-ट्रेट्स लॉ में जो है इसके कुछ अचीवमेंट पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे कि इसे रिजेक्ट क्यों किया गया। तो आज के क्वेश्चन जो है हमारे इतने ही होंगे। पहला पीरियोडिक टेबल, रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से बनाए गए। तो फिर आगे जो है हमारा जो है कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो डेवलपमेंट के कुछ उनमें जो है कुछ मॉडिफाई किए, उन चीज़ों को बनाए। तो उसमें हमारा पहला नाम आएगा डोबराइनर-ट्रेट्स लॉ का, डोबर्नियर का। तो उनका जो अचीवमेंट क्या था, मतलब क्या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ दिया जो हमें लग रहा है कि सही है, और फिर उसको हम लोगों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है पढ़ेंगे, लेकिन आज का पॉइंट्स जो है हमारा इतना ही है। तो नोट कर लीजिए, और हेडिंग है पीरियोडिक टेबल। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है
इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हम लोग को टाइम टेबल समझना होगा। आपका स्कूल में एग्जाम होता है तो आपको टाइम टेबल बनाया जाता है। तो टाइम और टेबल दो चीज़ें हैं। तो आप उस टाइम को एक टेबल पे, एक चार्ट पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? एक चार्ट पे, एक पेपर पे बनाते हैं। टीचर क्या करता है? बोर्ड पे लिखता है, एक चार्ट बना रहा होता है, और ऐसा करना ही टाइम टेबल होता है। तो हम लोग को क्या करना है, एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रीअरेंज करना है उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, और ऐसा करना ही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। सीधी सी बात है। आपको एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी, जैसे मान लिया जाए कि वो मेटल है, आप क्या करेंगे? एक लाइन में लिखेंगे ऐसे या ऐसे। तो यदि हम पहले पीरियोडिक की बात करें, क्योंकि इन आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे डुवर्नियर-थ्रेड्स लॉ के बाद जो है, और मेंडलिफ्स भी आए थे, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को जो है पीरियड में रखा था, इसलिए हम लोग इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ग्रुप टेबल नहीं कहते, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं जो पहले ज़रूरत पड़ गई कि पहले ही कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी पीरियड के बेस में जो है आगे बढ़ेगी, जो हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप में एक जैसे मान लिया जाए कि मेटल है तो एक ग्रुप में, नॉन मेटल है तो एक ग्रुप में, तो इसलिए हम उसे ग्रुप टेबल नहीं कहते, ग्रुप टेबल नहीं कहते। क्या कहते हैं? पीरियड में जो है प्रॉपर्टी आगे की तरफ इंक्रीज होती जाती है, फिर आती है, फिर रिवर्स होती है, तो फिर उससे जो है सिमिलरिटी होती है, तो इस बेस पे रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल का जो है डेफिनेशन जो है आप नोट कर लीजिए। मान लिया जाए कोई पूछता है, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े और उसने पूछ दिया कि पीरियोडिक टेबल क्या है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है पीरियोडिक टेबल की, नोट किया जाए। द various elements have been classified and arranged in the form of a table or chart is called periodic table। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है करना क्या है कि बहुत से जो है एलिमेंट्स हैं, अब उस एलिमेंट्स को जो है हम लोग को क्या करना है कि अलग अलग तरीके से कह रहा है कि द वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड एंड ऑरेंज, या तो हम लोग उसे क्लासिफाइड करें या ऑरेंज सजा दें, इन द फॉर्म ऑफ द टेबल चार्ट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसको एक पेपर पे, एक चार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज कर दें, और ऐसा करना ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा क्वेश्चन था रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो है पहला है, यदि हम लोग उस एलिमेंट को सिस्टम से रख दें एक, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है उसमें नर्सरी के बच्चे, दूसरा क्लास है क्लास 1 के। तो यदि आप स्टडी करने की बात करते हैं कि यदि एक बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है क्लास 1 का है या क्लास 10th का है, तो वहाँ पे आप एक साथ जो है सबको आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि पूरा का पूरा क्लास जो है, जितनी भी बच्चे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्लास 10 की है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, मैथ पढ़ रहे हैं तो यही बुक लगेगी। तो इस तरह से वो लोग क्लासीफाइड करके पढ़ लेते हैं। तो इसके कुछ रीजन्स हैं, तो इसमें जो है रीजन जो है पहला हमारा ये बनता है, नोट किया जाए, पहला है इट हेल्प टू systemize the study of element। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा रीजन ये बनता है it makes the
study of elements simple and easy। तीसरा नोट किया जाए, it helps to correct the properties of elements with the fundamental properties of एलिमेंट्स। फोर्थ नंबर ETC कर दिया जाए, ये 2-3 रीजन जो है काफ़ी हैं। अब जो है हमारा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में बात किया जाए। इसमें जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो बहुत से साइंटिस्टों के नेम आते हैं, उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे डोबर्नियर्स के बारे में। डोबर्नियर्स ट्रेड्स लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, अब ये डोबर्नियर्स जो है ट्रेड्स लॉ है क्या, इसके बारे में जाना जाए। तो डोबर्नियर्स जो है एक साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला, यदि कोई पूछता है कि डोबर्नियर ट्रेड्स लॉ को किसने दिया, तो डोबर्नियर ने दिया, पहला कुछ। ये है क्या, तो अप्रॉक्स जो है उस समय कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। जैसे हमारा लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि उस समय जो है एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी बच्चों। तो जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम लोग को एटॉमिक नंबर के बारे में कोई डिस्कस करना ही नहीं है, एटॉमिक मास का। तो उस समय 3 एलिमेंट की डिस्कवरी या 6 या 7 एलिमेंट्स के बारे में बुक में आता है। तो 6 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। तो उसमें से हम लोग जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लेते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, ये 23 होता है और ये 39 होता है। तो इसके एटॉमिक मास को नोट कर लिया जाए। तो इनका स्टेटमेंट ये था कि यदि हम जो है पहले एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट, यानी पहला हमारा लिथियम हो गया और पोटेशियम जो है लास्ट हो गया, तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट और आता है कि हम लोग को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप करना। हमने पुटअप कर दिया। यहाँ कह रहा है ट्राई का मतलब 3 होता है। हमें 3 एलिमेंट्स को लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप करना। और करना क्या है कि पहला, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड एवरेज मास। ठीक है, तो हमारा जो पहला है, फर्स्ट में लिथियम का है, एटॉमिक मास 7 है। फिर कहता है थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी थर्ड हमारा पोटेशियम है और यहाँ हमारा 39। और एवरेज मास निकालेंगे तो हम 2 को ही तो ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 46/2, यानी ये हो जाएगा 43। आप ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि पहले और थर्ड का जब हम लोग एवरेज मास मीन निकाल रहे हैं तो हमारा 23 आ रहा है और ये 23 मिडिल वाले के मास के इक्वल है। इसी बात को डोबर्नियर ट्रेड्स लॉ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन हुआ क्या था बच्चों कि जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ये सब पे अप्लाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यह जो लॉ है वो फ्लॉप हो गया। जैसे मान लिया जाए क्लोरीन की ही बात करें, 35.5 होता है, उसके आइसोटोप्स की बात करें 36.5 होता है। तो अलग अलग जो है
एलिमेंट्स की जो है डिस्कवरी हुई जो इस लॉ पे जो है सूटेबल नहीं फिट हो पाया, और जिसकी वजह से जो है ये जो हमारा डोवर्नियर ट्रेड्स लॉ है जो है वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो इसका जो है डिफिनीशन जो है नोट किया जाए, क्योंकि इतना जान लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इसका डिफिनीशन तो लिखना होगा ना। तो डोवर्नियर ट्रेड्स लॉ में जो है लिखते हैं, द केमिकली similar elements, the chemically similar elements when arranged in order of their increasing atomic masses या atomic weight in the groups in the groups of 3 elements constitutes a triads and atomic mass। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास, द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास of the middle element is equal to the average mass of the first and third एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया जाए। कह रहा है ये कि हम लोग जो है द केमिकली सिमिलर एलिमेंट, जैसे केमिकल जो है जैसे केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल सिमिलर एलिमेंट जैसे एक जैसे वाले एलिमेंट्स व्हेन ऑरेंज ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने समझाया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ग्रुप में जो है रखना है, वो भी कितने के, 3 के ग्रुप में। जैसे मान लिया जाए हम एग्जांपल में जस्ट लिए थे कि लिथियम को लिए थे, उसके बाद जो है सोडियम को लिए थे, और हम जो है पोटेशियम को लिए थे। तो करें 3 ग्रुप्स में, यानी एक ग्रुप हो वो 3 का हो, इसमें हमारा एटॉमिक मास 7 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो करें 3 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ट्रेड्स, मतलब 3 के फॉर्म में। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, जो बीच वाले का मास है, वह इक्वल होगा किसके, एवरेज मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स, यानी पहले और तीसरे एलिमेंट के जो है क्या होगा, एवरेज मास के इक्वल होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और हमारा जो है यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास, यानी यहाँ हमारा जो है फर्स्ट एंड थर्ड का, यहाँ हो जाएगा 7 + 39 यानी 46/2, ये हो जाएगा 23। नोट कर लीजिए। अब जो है बच्चों हमारा जो है अचीवमेंट है आपका, कि अचीवमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो है ये इन्होंने क्या किया था कि इस टाइप का जो है क्रिएट किया था, जिससे कि 3-3 का जो है हम लोग एलिमेंट को एक ग्रुप में रख करके इसकी प्रॉपर्टी को क्लियर कर रहे थे। तो ये इनका अचीवमेंट था, तो इसको भी नोट कर लिया जाए अचीवमेंट के बारे में। It was the
first attempt to relate the properties of an element to its atomic mass. अब जगह इसकी जगह पे हम वेट भी नोट कर सकते हैं. एंड to make the study of elements simple and easy. तो ये हमारा जो है अचीवमेंट. एक लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, रीजन फॉर रिजेक्टिंग डोबेराइनर-स्टेट्स लॉ. तो इसको नोट कर लीजिए. रीजन दिखाते हैं. जैसे मान लिया जाए हम कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें और एक लिया जाए ऑक्सीजन. इसका एटॉमिक मास 12, 14 और ये 16. तो यहाँ पे हम जब एवरेज मास की बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड की, तो यहाँ हो जाएगा 12 + 16 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डोबेराइनर-स्टेट्स लॉ है कि कहता ये कि फर्स्ट और थर्ड का जो मास है तो उसका एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाले के इक्वल होगा, जो कि है 100% है. लेकिन जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन जो है नॉन मेटल है और नाइट्रोजन जो है हमारा एक गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है. ठीक है. तो यह भी ऑक्सीजन भी जो है वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में नहीं होता है. तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसलिए जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गया. जैसे मान लिया जाए और भी किसी एलिमेंट्स के बारे में लेंगे तो वहाँ पर जो है या तो सिमिलर होगा ही नहीं, जो मिडिल का जो मास है वो एवरेज मास निकालेंगे तो नहीं होगा, या तो रखेंगे आ भी जाएगा, तो तीनों के बीच जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर नहीं हो पाएगा. अब यहाँ इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है, इसकी जो है 3 हो गई, यहाँ 2 हो गई. तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब जो है अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. तो रिजेक्ट होने की जो है कुछ रीजन्स जो है नोट कर लिया जाए. पहला नोट करेंगे द क्लासिफिकेशन. पहला और दिस classification is applicable only to a limited number of एलिमेंट्स. ये जो है कुछ ही नंबर जो है एलिमेंट्स थे उनके ऊपर डिपेंड किया. और दूसरा है सम एलिमेंट्स कैन बी grouped into traits but their properties are dissimilar. ठीक है बच्चों, जैसे कि जस्ट जो है कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और एवरेज मास निकालेंगे तो 12 + 16 अपॉन 2 यानी कि 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14. ये जो है कार्बन और नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर नहीं होती. तो इसको नोट कर लीजिए. और आज का आप लोगों का इतना ही. थैंक यू बच्चों.